बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज। आज हम इस वीडियो में फ़ंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन। और बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे मैटर की डेफिनेशन। अब मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका मैस होता है और वो जगह को भी ऑक्यूपाई करे तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैटर। यानी एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। इसके जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है हम देख सकते हैं आवर बॉडीज़। अब हमारी बॉडीज़ का क्या होता है? वेट भी होता है एंड दे आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये भी किस में इंक्लूड होंगी? मैटर के अंदर। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ें हैं, चेयर है, टेबल है, बैग है, पेन है, एक्सेट्रा कोई भी चीज़ है, बस उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, मैस होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, यानी जगह को भी घेरना चाहिए, तो ये चीज़ कहलाएगी मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं इन 4 फॉर्म्स के अंदर, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, गैस और प्लाज्मा के अंदर। मैटर जो है ना वो दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। जो प्योर फॉर्म होती है मैटर की उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। जो सब्सटेंस होता है उसकी अपनी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसकी फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती। आप कोई भी दो चीज़ें लें और उनका मिक्सचर बना दें तो उसके लिए किसी भी फिक्स्ड रेशो का होना लाजमी नहीं है। जो सब्सटेंस होता है उसकी अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दरअसल ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फ़िज़िकल स्टेट के ऊपर बेस करती हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, हम उसका जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उसका कलर आ सकता है, उसका टेस्ट आ सकता है, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल स्टेट में आती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई फ़िज़िकल चेंज आता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, या फ़िज़िकल स्टेट आप कह सकते हैं, वो चेंज हो जाती है। यानी कि जब हम आइस होती है हमारे पास, हम उस आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है वाटर में। फिर वाटर को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ वाटर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है कि वाटर पहले सॉलिड फॉर्म में था यानी आइस में था, फिर लिक्विड फॉर्म में आ गया, वाटर में आ गया और फिर गैसेस फॉर्म में चला गया। लेकिन इससे वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन थी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। और जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज आता है तो उसकी पूरी पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। यानी पहले वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, अब उसकी पूरी की पूरी कंपोजिशन चेंज हो गई है। वो किस में चेंज हो गया? पहले H2O था और अब दो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो बस हमें ये याद रखना है कि जब फिज़िकल चेंज होगा केमिकल कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब केमिकल चेंज आएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। जो मिक्सचर होता है वो दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो मैटर होता है इसकी जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं और जो प्योर फॉर्म होती है उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। जो मिक्सचर है फर्दर अपनी कंपोजिशन के बेस पे फिर हम होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। यानी अगर उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी तो उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, लेकिन अगर वो कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे फर्दर डिटेल में। जो सब्सटेंस है वो फर्दर डिवाइड हुआ है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। अब हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें तकरीबन 1118 एलिमेंट्स हैं। यानी अब तक 1118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखें एलिमेंट की तो वो ये है कि ये एक सब्सटेंस है, यानी ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो कि बना हुआ होता है सेम टाइप ऑफ एटम से, और जिसकी जब सेम टाइप ऑफ एटम है यानी एलिमेंट के अंदर क्या है? एटम सेम आ रहे हैं। जब एटम सेम होंगे जाहिर सी बात है उनके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी सेम होंगे, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। यानी एलिमेंट क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर।
और दूसरी बात ये है कि इनको जो है ना हम ऐसे आम जो ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स होते हैं उसके ज़रिए इनकी डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। It is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. अगर हम नेचर के अंदर बात करें, जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो फ्री फॉर्म में भी हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में भी हैं। एलिमेंट्स को फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने डिवाइड किया है मेटल के अंदर, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अंदर, बट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब जो एलिमेंट्स हैं हम देख सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स के कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उनको सिंबल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल्स के ज़रिए से। वो सिंबल दरअसल क्या होती हैं, वो जो उन एलिमेंट का नाम होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उनकी एब्रीवेशन होती हैं। अब वो नाम इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, ग्रीक में भी हो सकता है या जर्मन में भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिंबल जो है ना वो कैपिटल आनी चाहिए या वो स्मॉल आनी चाहिए? तो अगर वो लेटर एक ही होता है, किसी भी एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल है वो एक है, तो वो अंडरस्टूड सी बात है, वो कैपिटल ही आएगा, क्योंकि वो एक ही है, वो कैपिटल ही आएगा। लेकिन अगर वो दो लेटर के ऊपर मुश्तमिल है सिंबल, तो हमेशा ये इसका क्राइटेरिया होता है कि जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और जो दूसरा होता है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एच के ज़रिए से, तो इसी वजह से जो एच होगा वो कैपिटल होगा। लेकिन कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल सी ए, तो सी क्या होगा, कैपिटल होगा और ए स्मॉल होगा। बिल्कुल इसी तरह सोडियम के लिए एन कैपिटल होगा और ए स्मॉल होगा, और क्लोरीन के लिए सी कैपिटल होगा और एल जो होगा वो स्मॉल होगा। आगे हम इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम लोग यूनिक प्रॉपर्टी कहते हैं, कि ये एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, वो होती है वैलेंसी। वैलेंसी दरअसल क्या होती है, ये किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। और ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी। अब हम देखते हैं कि सिंपल जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो हम वैलेंसी मालूम करते हैं वो हम, अब सपोज़ हमने किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी देखनी है या हमने Cl की देखनी है, तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि उसने कितने हाइड्रोजन से अटैच है, यानी कि जो अब Cl है वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो जितने हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होगा वही उसकी वैलेंसी हो गई, या उसने कितने फर्दर बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब Cl क्या है, एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक ही बॉन्ड है दरमियान में उसके, तो Cl की वैलेंसी हो गई यहाँ पे 1। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और 2 ही बॉन्ड हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ पे हम मीथेन में देखते हैं कि जो कार्बन है, अब हम कार्बन की वैलेंसी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 1 2 3 4 के साथ अटैच है, लिहाजा इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। यानी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन अटैच है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या बॉन्ड्स को देख लेते हैं कि कितने बॉन्ड्स अटैच हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस से, तो हम उसमें गेन और लॉस को देख लेते हैं कि कितने गेन हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी वैलेंसी इतनी होगी। कोई एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो उसकी क्या होगी, वैलेंसी 2 होगी। अगर वो 2 लूज़ कर रहा होगा तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, उस यानी आयनिक कंपाउंड के केस के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड्स करती है गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये देखते हैं कि आया ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो गेन और लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन करेगा और कौन सा जो है ना वो लूज़ करेगा। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको लूज़ कर देते हैं ताकि उनका ऑपरेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे हम सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px 2p6 3s1, ठीक है। ये जो 3s1 है ना,
ये जो 3s1 है ना, तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा तो अब इसके वैलेंस शेल के अंदर 2s2 2p6, तो 6 + 2 = 8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लिहाजा ये स्टेबल हो गया है। अब मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है। तो अब 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर भी क्या है? 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लूज़ कर देगा और ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। अब इसके पीछे कितने रह गए? 2s2 2p6, लिहाजा अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब गेन कौन से करेंगे? वो एलिमेंट्स जिसके अंदर 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, 1s2 2s2 2p3। अब ये कितने हो गए? इसके वैलेंस शेल के अंदर यानी 2s2 और 2p3 जो है ना, ये इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि जिसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करेंगे। अब इसको 8 करने के लिए कितने की फर्दर रिक्वायर है? 3। लिहाजा नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसी वजह से जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी वो 3 होगी। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2। क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं, लिहाजा ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। अब हम सब्सटेंस की जो दूसरी टाइप थी कंपाउंड, उसको डिस्कस करते हैं। मतलब हमने ये देखा था कि जो मैटर होता है उसकी प्योर फॉर्म को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस पे फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड हुआ होता है। तो एलिमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कंपाउंड को करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहा गया है कि यानी कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हुए होते हैं। उनकी कंबाइनिंग का क्या क्राइटेरिया है कि वो मैस के लिहाज से एक फिक्स्ड रेशो के ज़रिए से कंबाइन होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई इनकी वेरिएबल कंपोजिशन या किसी भी रेशो, नहीं, इनकी रेशो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। आगे हम एग्जाम्पल में उसको देखेंगे कि यहाँ फिक्स रेशो का मतलब क्या है। बस यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं वो किससे बने होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से, और ये इनकी जो कम्बिनेशन होती है वो केमिकली होती है, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये कंबाइन होते हैं। और कैसे? एक फ़िक्स रेशो से। और वो फिक्स रेशो किसके लिहाज से होती है? उनके मास नंबर के लिहाज से होती है। जब वो यूँ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, अब क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हुए हैं, पीछे मैंने बताया था कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो पूरी की पूरी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एलिमेंट, अब देखें 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, उसके नतीजे में एक नया कंपाउंड बना है। तो जो पहले थे, जो रिएक्टेंट थे, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो लूज़ कर देंगे। अब एक नया कंपाउंड हमारे पास, एक नया सब्सटेंस बन गया जिसको हम लोग कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। उसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जिन एलिमेंट से ये कंपाउंड बनना है, उससे टोटली डिफरेंट होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसी भी फिज़िकल मेथड के ज़रिए से हम उन्हें दोबारा से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, कंपाउंड के अंदर हमें ये बात लाजमी याद रखनी पड़ेगी कि जब कंपाउंड बनता है ना, तो जो जिन रिएक्टेंट से, जिन इंडिविजुअल एलिमेंट से मिलके वो बना होता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर न्यू प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये मैंने पहले डिस्कस किया था कि केमिकल चेंज के अंदर पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब कंपाउंड की एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने क्या कहा था कि जो कंपाउंड होते हैं ये मैस के लिहाज से, केमिकल कम्बिनेशन जो होती है ना, इनकी जो फिक्स रेशो होते हैं वो मैस के लिहाज से होते हैं। तो कार्बन का मैस नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो दोबारा एक और ऑक्सीजन, तो 12 और 32। अब हमने इसकी रेशो निकाल लिया 3:8, यानी अगर कार्बन और जो 2 ऑक्सीजन है उनकी रेशो 3 और रेशो 8 लेंगे, तब इनके बीच केमिकल कम्बिनेशन होगी, तब इनके बीच कंपाउंड बनेगा। अब वाटर को हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन को हम लोग क्या लेते हैं? मैस नंबर भी क्या होगा इसका? 1। और ये भी हमने, क्योंकि 2 लिए ना हमने, तो 2 लेने, क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन सिर्फ एक ही होता है, लिहाजा इसका मैस नंबर भी क्या होगा? 1 ही होगा।
तो हाइड्रोजन का मैस नंबर 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पे भी 1। ऑक्सीजन का क्या है 16, इसकी फिक्स रेशो जो हमारे पास आई है 1:8 के हिसाब से। यानी जब हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जब रेशो 1:8 के हिसाब से लेंगे, तब इनके अंदर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और ये रेशो इनकी फिक्स्ड रहेगी हमेशा। अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर क्या था, ये हमारे मैटर की इम्प्योर फॉर्म है, यानी कि ये प्योर फॉर्म नहीं होती। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो दे फॉर्म अ मैस, दे फॉर्म अ मिक्सचर। सॉरी, यहाँ से मुझे गलती हो गई, ये मैस नहीं है, ये मिक्सचर है, दे फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, अब देखें मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं या कंपाउंड्स ले रहे हैं, उनको हम फिजिकली मिक्स करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन इनके बीच नहीं होता और ना ही कोई फिक्स रेशो चाहिए होती है, बस हम उन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड को उठाते हैं और उन्हें आपस में मिक्स कर देते हैं। इस मिक्सिंग से जो कंपोनेंट सब्सटेंसेस होंगे उनकी अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ रिटेन करेंगी। यानी मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती, मिक्सचर में एक फिजिकल प्रोसेस है। मिक्सचर बस हम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड के सिंपल मिक्सिंग कर देते हैं। जिनसे ये बना होता है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मिक्सचर के अंदर आके दोबारा रिटेन करती हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे हमने कंपाउंड में कहा था कि वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा। नहीं, मिक्सचर के केस में जो कंपोनेंट सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन करती हैं, वो बरकरार रहती हैं, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। बिकॉज मिक्सिंग अप ऑफ ए सब्सटेंस या जो मिक्सचर का बनना है, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, सिर्फ हम फिज़िकली इनको हम तो मैं बता रही थी कि जो मिक्सचर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़िज़िकल प्रोसेस है, इसमें हम लोग उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड या मिक्सचर है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड क्या है, ये सब्सटेंस है, और मिक्सचर क्या है, ये इम्प्योर फॉर्म है। कंपाउंड हमें पता है ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, लेकिन मिक्सचर जो है ना, ये सिंपल मिक्सिंग अप होती है, फिज़िकल प्रोसेस है, नॉट केमिकल मिक्सिंग है। जो कंपाउंड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। और लेकिन मिक्सचर जो होता है ना, ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते। जो कंपाउंड होते हैं ना, हमेशा उनकी फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है, यानी उनकी एक फ़िक्स रेशो के होती है, जिससे वो आपस में केमिकली कंबाइन हुआ होते हैं। लेकिन मिक्सचर के लिए किसी फ़िक्स कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, मिक्सचर फ़िक्स कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, हम इनको किसी भी फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मिक्सचर हैं, हम उनको दो हमने मिक्सचर बनाए हैं, तो हम उन्हें किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन वगैरह, इनके ज़रिए से दोबारा इनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर फिर से लेके जा सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। अब जो कंपाउंड है, हमेशा इनकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है, यानी इनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। लेकिन मिक्सचर के केस में कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है या हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। जो कंपाउंड्स होते हैं, चूँकि ये फिक्स कंपोजिशन से बने हुए होते हैं, लिहाजा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत शार्प होते हैं। कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। लेकिन मिक्सचर की क्योंकि कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लिहाजा इनके कंपाउंड के केस में मिक्सचर के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प नहीं होते। अब देखते हैं हम अगली डेफिनेशन को, एटॉमिक नंबर को। ये भी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का बराबर होता है जितने उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z के साथ, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल Z के साथ। अब जो हाइड्रोजन एटम है, जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, लिहाजा हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, यानी Z होगा 1। अब कार्बन एटम है, जितने भी कार्बन एटम हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा इनका एटॉमिक नंबर 6 के बराबर है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। मैस नंबर क्या होता है,
मैस नंबर दरअसल बराबर होता है इसके सम के, यानी सम कहते हैं प्लस को, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जितने होंगे उनको हम प्लस कर देंगे, वही हमारे पास मास नंबर आ जाएगा, या हम लोग इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन के बराबर होता है, एटॉमिक मैस या मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, प्लस होता है, जमा करके उसको जो आंसर आता है वही हमारा मैस नंबर होता है। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल टू 238 एंड z इज इक्वल टू 92। अब देखिए हमें एटॉमिक नंबर भी बताया हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर 92 है, और मैस नंबर भी बताया हुआ है जो कि 238 है। अब एटॉमिक नंबर हमें अगर गिवन है तो हमारे जहन में एक चीज़ तो आ गई है, यानी हमारे पास प्रोटॉन जो उन्होंने पूछे हुए हैं ना, तो यही तो दरअसल हम अंडरस्टूड सी बात है कि अगर z क्या है, z इज़ एक्चुअली अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो z 92 है तो प्रोटॉन भी हमारे पास 92 होगा। अब हमने न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हमें यही जो मास नंबर वाला फार्मूला है ना, a इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, इसी को हम लगाएंगे, आगे हमें पता चल जाएगा। अब a इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, अब a कितना दिया हुआ है हमें 238, z हमें दिया हुआ है 92, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं, इसको यहीं रहने देंगे। ये मैथ का रूल होता है, जो चीज़ इक्वल के इस साइड प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। अब यहाँ क्योंकि हमारा 92 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 238 और 92 को हम सिंपल सी सब्ट्रैक्शन है, 8 में से 2 गए 6, अब 3 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, 13 में से 9 गए 4, पीछे बच जाएगा 1, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 146 आ गए, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या आ गए 146, और प्रोटॉन तो अंडरस्टूड सी बात थी क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर बताया हुआ था, सिर्फ हमें सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना था कि अगर जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वही तो दरअसल प्रोटॉन नंबर है। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था, हमने कर लिया। अब हम देखते हैं एवोगाड्रोस नंबर और मोल, और ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। असल में हम देखें केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं सब्सटेंसेस के अंदर। सब्सटेंसेस क्या है, सब्सटेंस इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्योर फॉर्म है। अब सब्सटेंस में क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, या कंपाउंड्स आयनिक भी हो सकते हैं या फिर कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम सब्सटेंसेस से डील करते हैं। ये सब्सटेंसेस बने होते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, या आयनिक कंपाउंड होंगे तो फार्मूला यूनिट से बने होंगे। इनके मासेस को हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास कहेंगे। लेकिन जब इन मासेस को हम लोग ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई भी मास हो, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो ग्राम मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, उसको हम लोग AMU यानी एटॉमिक मैस यूनिट से अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। या दूसरा हम इसको यूँ भी कह सकते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब ये जब भी बस अपने जहन में ये याद रखना है, जब भी हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो हमारे पास बराबर होगा 1 मोल के, या 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 फार्मूला यूनिट के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं, अब 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का जो ग्राम होगा उसके अंदर जो उसका वेट आएगा, जो मैस आएगा वो आएगा 1.008 ग्राम, या वो होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी एटम है, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी फार्मूला यूनिट है, उसका जो भी मास है वो मास बराबर होगा किसके, 1 मोल के। अब आप देखें कार्बन, कार्बन का मैस क्या होता है, कार्बन का मैस होता है 12। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो हमारे पास क्या है 6 है दरअसल। तो 6 उसके अंदर प्रोटॉन आ गया और 6 से उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। अभी हम आइसोटोप की बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं। तो जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा वो दरअसल किसके बराबर होगा, 1 मोल कार्बन एटम के। इसी तरह वाटर को देखें, वाटर किससे मिलके बना होता है, H2O से, यानी हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन को हम 2 ले रहे हैं यानी डाई हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मैस होता है 1 और 2 हैं तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह NaCl, सोडियम कितना होता है, सोडियम हमारे पास होता है 23, क्लोरीन का मैस होता है 35.5। तो 23 और 35.5 को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास
आ जाता है जी 5, 5 + 3 = 8, 2 + 3 = 58.5। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अब हम देखते हैं कि एक मोल किस, अब हमने ये तो कह दिया कि कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, जब हम उसको ग्राम के अंदर लेते हैं तो वो उसका जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। अब ये 1 मोल खुद किसके बराबर होगा, तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, या हम लोग इसे एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 मोल एक क्वांटिटी है और 1 मोल की वैल्यू जो है ना वो 6.02 × 10⁻23 है। जब भी हम 1 मोल की बात कर रहे होंगे तो हमारे जहन में फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि यहाँ मतलब ये है कि यहाँ हम 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब वही नीचे एग्जाम्पल है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन बराबर होते हैं 1 मोल कार्बन के। 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 मोल वाटर के। 6.02 × 10⁻23 क्योंकि NaCl है आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं, तो ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ NaCl के। फार्मूला यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट दरअसल ये लोएस्ट पॉसिबल रेशियो होती है आयनिक कंपाउंड की। तो ये जो NaCl है ये Na + Cl ये दोनों क्या है, इसके फार्मूला यूनिट है। अब इसको समरी हम यूँ कह सकते हैं कि हम जब भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को जब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो वो बराबर हो जाता है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। अब वही 1 ग्राम उसका मास देख लेते हैं, यानी हाइड्रोजन के केस में उसका मास होता है 1.008 ग्राम, तो हम वो बराबर हो जाता है 1 मोल के। और अगर हम ले रहे हैं वाटर तो वो बराबर हो जाता है 18 ग्राम के। 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। NaCl के केस में 58.5 ग्राम, वो भी हमारे पास 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, एवोगाड्रो नंबर वही दरअसल जो मोल की क्वांटिटी है ना, यानी मोल कितने के बराबर है, मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। यानी मोल के अंदर जैसे हम कहते हैं ना 1 डजन ऑफ एग, अब फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है कि 1 डजन के अंदर 12 आएंगे, ठीक है ना, यानी 1 डजन बराबर हो जाता है 12 के। तो इसी तरह 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 के। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.02 × 10⁻23 होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। मोल क्या है, वही है, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो मिकदार होती है ना, अगर उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 आ रहे हैं तो वो दरअसल हमारे पास मोल है। या इसकी डेफिनेशन क्वांटिटेटिव क्या है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को जब भी हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे वो बराबर आ जाएगा 1 मोल के। सिंपल सी बात है, 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल एंड द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज 6.02 × 10⁻23 एंड दिस वैल्यू इज कॉमनली नोन एज एवोगाड्रो नंबर। जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स का वो क्या होता है, असल में हमें इसका फार्मूला ही हमारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि मोल से रिलेटेड मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो इसका फार्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का हमें अगर मोल्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो मास दिया हुआ है वो ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमें सब्सटेंस दिया हुआ है उसका हम फार्मूला देखते हैं और उसके मासेस का हम सम ले लेते हैं, वही मोलर मास के बराबर आ जाता है। अभी हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। सो द एग्जाम्पल इज़ कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल। हाँ, अब ये ग्राम मॉलिक्यूल आ गया है। जब मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी चीज़ के साथ, एटम के साथ, फार्मूला यूनिट के साथ या मॉलिक्यूल के साथ ग्राम लग गया तो हमारे जहन में फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा जा रहा है। तो वो इस सवाल को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये अंडरस्टूड से बात होनी चाहिए कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स पूछ रहे हैं। इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब देखें इसका सोल्यूशन, हम सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, उसी फार्मूले के हिसाब से हम चलेंगे। गिवन मास, अब गिवन मास हमें फास्फोरिक एसिड का क्या दिया हुआ है 40 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास हम इसका कैलकुलेट करते हैं H3PO4, तो H कितने हैं 3, फास्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 हैं। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 क्योंकि हाइड्रोजन 3 है। तो अगर एक चीज़ बताई हुई ज़्यादा मालूम करनी हो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फास्फोरस बराबर होता है 31 के और ऑक्सीजन का होता है 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़र 3 प्लस 31 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 31 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 34 के और ये 64। सिंपल सा एडिशन का क्वेश्चन है, 4 + 4 8,
6 + 3 = 9, यानी ये 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हम यही फार्मूला लगा लेंगे दोबारा से। नंबर ऑफ़ मोल्स, गिवन मास हमें कितना है 40 ग्राम, और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है वो आ गया है 98 ग्राम पर मोल। अभी जो ग्राम ग्राम है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आखिर में क्या बच जाएगा, ये जो मोल माइनस है जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ मोल्स आ जाएंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.408 मोल्स। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 40 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होंगे तो उसके मोल्स कितने आएंगे, 0.408। अब अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़े नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, किसी भी केस में, तो उसका भी फार्मूला बहुत सिंपल सा है। ये जो मैंने ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स का तरीका बताया, सिंपल, आपने पहले मोल्स कैलकुलेट करना है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है NA से हमें पता है किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.02 × 10⁻23, यानी अगर नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा हुआ है तो हमने सिंपल सा फार्मूला यही लगाना है। लेकिन अगर हमसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ लिए उन लोगों ने कि इसमें आप एटम बताएं, मॉलिक्यूल बताएं, आयंस बताएं कितनी आ रही हैं, तो वो आपने क्या कर लेना है, ऊपर वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ़ मोल्स और उसको मल्टीप्लाई कर देना है Na से। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, हमने इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन देखी केमिस्ट्री की, जिसमें हमने मैटर की डेफिनेशन देखी सबसे पहले, फिर मैटर को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है प्योर और इम्प्योर फॉर्म के अंदर, फिर हमने उसको फर्दर डिस्कस किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अलग-अलग डिस्कस किया, फिर हमने मिक्सचर को, उसका डिफरेंस देखा, फिर जो बेसिक डेफिनेशन होती हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है और मोल क्या होता है, उसको हमने देखा, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।